The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। आज शो में बात करेंगे उस चीज की जिसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया है। हरियाणा में निकिता तोमर हत्याकांड के बाद कथित लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात उठ रही है। इस पर बात करेंगे कि क्यों गुर्जर समुदाय एक बार फिर सड़कों और रेल की पटरियों पर उतरा है। साथ ही अर्थव्यवस्था में जीएसटी को लेकर एक उम्मीद जगाती खबर और उसके साथ लिपटी चिंताओं पर भी बात होगी। पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के दिन का वीडियो। निश्चित रूप से जो चीज दिखना चाहिए, शराबबंदी तो बंदी, शराबबंदी तो बंदी और नियमित जैसे गुजरात में कोटा सिस्टम है, प्रतिष्ठा से लोग काम करते। शराबबंदी है, शराबबंदी का मतलब ये नहीं है कि अंदर से बेचवाइए ऊपर से लीजिए, ऊपर से व्यवस्थित शराबबंदी कानून बनेगा। समाज में शराबबंदी लागू भी नहीं होगा, जरूरतमंद को सही स्थिति में ऐसा व्यवस्था बनेगा कि समाज को लगेगा कि पूर्णतः शराबबंदी है। ये महोदय लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार अमरनाथ गामी हैं। जो कुछ घुमा फिरा के वो कह रहे हैं उसका संबंध शराबबंदी के विरोध से है। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आई तो गुजरात के कोटे वाले सिस्टम के आधार पर शराब मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से शराबबंदी रहे और अंदर अंदर मिलती रहे। अमरनाथ गामी पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही थे, तब शराबबंदी का समर्थन करते थे। अब पार्टी बदली तो रुख भी बदल लिया है। वैसे अमरनाथ गामी के नेता तेजस्वी यादव ने भी शराबबंदी पर अपना रुख बहुत स्पष्ट नहीं किया है। वो अपनी चुनावी सभाओं में ये ज़रूर कहते हैं कि शराबबंदी फैल रही है और शराब की होम डिलीवरी हो रही है, माफियाओं की बन आई है। पीएम मोदी के समर्थक लेकिन नीतीश के विरोधी लोजपा के नेता चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार के नौजवानों को तस्कर बनाया जा रहा है। अब नीतीश की भी बात कर लेते हैं, इन सब की बात हो रही है तो नीतीश शराबबंदी को शुरू से ही अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी ज़मीन पर कितनी उतरी है ये द ललन टॉप के कैमरों पर जनता ने भी देख लिया है। आप हमारे इस वीडियो को देखकर एक बार फिर से तस्दीक कीजिए। ये बताइए कि इधर आप बगल में, बगल में आ जाओ, आ जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ, क्या होगा हम लोग ये बताओ, दारू कहाँ पिए ये बताओ। दारू हम लोग तो वहाँ पे पीते हैं, लेकिन हमेशा मिलता है। कहाँ मिलता है? यही नहर के पास में। नहर के पास? हाँ। क्या हिसाब मिलता लेकिन है? हमारे सर जो क्या है, हिसाब मिलता है पहले रेट तो बताओ। हमारे पास भी फोन आ रहा है घर से। अच्छा, हाँ। 4G मोबाइल हमारे पास भी है। बहुत बढ़िया। आप लोग के भी पास होता है? हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास 4G नहीं है। देखो हमारे पास बिल्कुल लेकिन ये भरमाने के लिए है। अरे यही फोन है। नहीं, इंसान को भरमाने के लिए है आप लोग के पास। अच्छा ये बताओ, ये कितना क्वार्टर का रेट क्या चल रहा है? 20-25 रुपया। शीशा वाला गिलास। शीशा वाला गिलास में रेट चलता है। हाँ। तो ये सब, लेकिन पुलिस तो कहता है कि सब बंद हो रखा है। सर बंद कहाँ है? बंद होगा? कोई नहीं, कहीं बंद नहीं होगा। हम आपको यहाँ पर कहीं भी बंद नहीं होगा। हमारे सरकार चाहिए सब जगह पे गिरा है। किसी भी देखिए, कहीं बंद नहीं हमारा होगा। कोई भी सरकार चाहिए, नीतीश से बड़ा सरकार यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, लेकिन वही नीतीश कुमार तो तुम्हारा बोतल बंद करवा दिए। तो बोतल से क्या मतलब है? मिल रहा है फिर भी? अब मिल रहा है, है? अभी भी मिलेगा। इधर से आ रहा है, उधर अभी बेच भी रहा है। मिल रहा है। देखा आपने, इसीलिए बिहार में शराब मुद्दा होकर भी मुद्दा नहीं है। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 45,230 नए मामले सामने आए और 496 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर कोरोना के कुल मामले हो गए हैं 82,29,313। एक्टिव मामलों की संख्या है 5,61,908। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 75,44,798 और कुल मौतों का आंकड़ा है 1,22,607। दूसरी सुर्खी मध्य प्रदेश से है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से काटने का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने कहा
चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार कहां है कि पार्टी का नेता कौन होगा। इस फैसले पर चुनाव आयोग ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, चुनाव आयोग को जवाब देने का समय दिया गया है और हम जल्द से जल्द दबाव दाखिल करेंगे। चुनावी प्रचार के दौरान कमलनाथ के 2 बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर करने का आदेश दिया था। इनमें से एक बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर था और दूसरा बयान बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन यहाँ एक कैच है, कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अगली सुर्खी फ्रांस से जुड़ी है, लेकिन आई है उत्तर प्रदेश से। यहाँ राजधानी लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर मुनव्वर राणा के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून्स के चलते फ्रांस में हुई हत्याओं को सही ठहरा दिया था। एफआईआर में इस बयान को धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बताया गया है। पुलिस का कहना है कि यह बयान समुदायों के बीच द्वेष फैलाने वाला और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, जिससे लोक शांति भंग होने की आशंका बनी हुई है। चौथी सुर्खी एक एफआईआर और धार्मिक भावनाओं से ही जुड़ी हुई है। यूपी के मथुरा में नंद महल मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर 4 लोगों पर प्रशासन ने केस दर्ज कर लिया है। चारों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मंदिर में पहुंचे 4 युवकों का नाम फैजल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश गुप्ता और आलोक है। इन युवकों ने खुद को हिंदू मुस्लिम संस्कृति में विश्वास रखने वाला बताया। फैजल और चांद मोहम्मद के नमाज पढ़ने की फोटो जब सोशल मीडिया पर आई तो वो वायरल हो गई। मंदिर के सेवादार कान्हा गोस्वामी का कहना है कि उन्होंने नमाज पढ़ने की कोई अनुमति नहीं दी थी। सोशल मीडिया पर एक तरफ चारों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी, वहीं कई लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बता दिया। आखिरी सुर्खी पंजाब से है। यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में कहा है कि रेलवे की तरफ से पंजाब में मालगाड़ियों की रोक के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे इलाकों में सर्दियों की शुरुआत के समय सुरक्षा बल इससे बुरी तरह प्रभावित भी हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, मालगाड़ियों के न चलने से पंजाब को घाटा हो रहा है। राज्य में बिजली यानी कोयला, यूरिया और डीएपी के स्टॉक की कमी से उद्योग और कृषि के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने जोड़ा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ओर जाने वाले मार्गों पर बर्फबारी की वजह से सप्लाई बाधित होने से अन्य वस्तुओं की कमी भी पैदा हो सकती है। इससे पहले खबर आई थी कि किसान गुट मालगाड़ियों को रास्ता देने को तैयार हैं। कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से रेल रोको आंदोलन पर की गई टिप्पणियों का भी विरोध किया। सितंबर में केंद्र सरकार ने 3 कृषि सुधार कानूनों को संसद से पास करवाया, जिन पर अभी भी विवाद है। इसके विरोध में किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया। हालांकि पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव और बिल दोनों पास हो चुके हैं, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शनों में थोड़ी ढील भी दी है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले बात कथित लव जिहाद की। बीजेपी शासित 2 राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश कथित लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को कॉलेज स्टूडेंट निकिता तोमर की हत्या कर दी गई थी। आरोपी का नाम तौसीफ है। परिवार का आरोप था कि आरोपी निकिता से धर्म परिवर्तन करके शादी करने को कह रहा था, दबाव डाल रहा था और न मानने पर उसने निकिता की हत्या की। निकिता की हत्या के विरोध में 1 नवंबर को 26 जातियों की महापंचायत हुई। इसके बाद कुछ लोग सड़कों पर उतर आए, नेशनल हाईवे 2 को जाम किया और पुलिस पर पथराव भी हुआ। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य लव जिहाद के मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कानूनी तरीकों या प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि केंद्र भी लव जिहाद के मामलों की जांच के तरीकों पर विचार कर रहा है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 1 नवंबर को ट्वीट किया कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। ये तो बात हुई हरियाणा की। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों,
लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में ये बातें कही थी जिनमें कोर्ट ने आदेश में कहा था कि केवल शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। कानून बनाने की बात पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी को आर्टिकल 21 पढ़ना चाहिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ये कभी UPSC जिहाद तो कभी लव जिहाद की बातें करते हैं। इस लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल ऐसे मामलों में शुरू हुआ जिनमें कहा जाता है कि मुस्लिम लड़के दूसरे धर्मों की लड़कियों से शादी करते हैं और लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। साल 2009 में केरल से इस पर बवाल शुरू हुआ। केरल हाईकोर्ट के पास मामला गया कि दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसलाकर कोट अनकोट शादी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में चल रही जांच को पूरा बताकर बंद कर दिया, ये कहकर कि लव जिहाद के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला है। इसी साल फरवरी में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था, लव जिहाद नाम का टर्म कानून के तहत परिभाषित नहीं हुआ है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी जोड़ा था कि संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार, प्रैक्टिस या प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए ये किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरक्षण सहित अपनी अलग अलग मांगों को लेकर गुर्जर समाज एक बार फिर सड़कों और रेल की पटरियों पर है। राजस्थान के भरतपुर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने 6 जिलों में सोमवार आधी रात तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। जैसा कि गुर्जर आंदोलन की पिछली कई किस्तों में देखने में आया है, 1 नवंबर को भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट्स उखाड़ दी, जिससे कि ये ट्रैक रुक गया। इसके ऊपर ट्रेनों का संचालन बंद करना पड़ा और 60 ट्रेन डाइवर्ट की गई, जिनमें से 40 मालगाड़ियां थी। सोमवार को भी ये गाड़ियां दूसरे रूट से चली, यानी कि डाइवर्ट जो रूट किया गया था उसी पर चली। रोडवेज के 5 बड़े डिपो दौसा, हिंडौन, करौली, भरतपुर और बयाना की करीब 220 बसों को भी रोका गया है। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता 2 गुटों में बटे हुए हैं। राजस्थान सरकार ने एक गुट के साथ 14 बिंदुओं पर समझौता कर लिया है। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है और चक्का जाम की घोषणा को बरकरार रखा है। 17 अक्टूबर को हुई गुर्जर महापंचायत के दौरान गुर्जर नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो गुर्जर समाज 1 नवंबर से आंदोलन करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलन शुरू करने से 2 दिन पहले गुर्जर समाज का 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राजस्थान की कांग्रेस सरकार से वार्ता के लिए गया था, लेकिन कर्नल बैंसला वाला जो पक्ष है वो सरकार की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और 1 नवंबर से इसने आंदोलन शुरू किया। गुर्जर आंदोलन को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। रास्ता रोकने और पटरियों पर जाम होने की बात पर उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से काम नहीं चलता है। वहीं आंदोलन कर रहे गुट का कहना है कि सरकार को बात करनी है तो पटरियों पर आए जहां प्रदर्शन चल रहा है। इस तरह के आंदोलनों से सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन को लेकर अपने एक आदेश में कहा था कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन की अनुमति होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन के मकसद से किसी सार्वजनिक स्थान या रास्ते को अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का अधिकार निरंकुशतापूर्ण नहीं है। ये एक अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में सड़क रोककर प्रदर्शन किए जाने पर लगाम के लिए जवाबदेही तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आगे ऐसा न हो ये सुनिश्चित करना संबंधित अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी, लेकिन राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। उससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हम सबके सामने आया उसकी किस तरह की रीडिंग्स अलग अलग गुट, अलग अलग समाज के जो हिस्से हैं उन्होंने समझी है। अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। GST को लेकर अच्छी खबर है। अक्टूबर में GST कलेक्शन 1,05,000 करोड़ रुपए रहा। फरवरी के बाद ये पहली बार था कि GST संग्रहण का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार गया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अक्टूबर 2020 में कुल GST संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा।
अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के अक्टूबर महीने के मुकाबले 10% अधिक रहा है। अक्टूबर 2019 में जीएसटी संग्रह 95,379 करोड़ रुपए रहा था। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जीएसटी का संग्रह का जो आंकड़ा होता है वो कई महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे रह रहा था। हालांकि इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ अंशुमान तिवारी का कहना है कि बिक्री या मांग बढ़ने के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए जीएसटी का यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तविक रिफ्लेक्शन नहीं है। छोटे राज्यों में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन बड़े उत्पादक राज्यों में जीएसटी का कलेक्शन टूटा हुआ ही है। इसीलिए एक महीने के आंकड़े को सब कुछ मानना सही नहीं है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। ये जो आंकड़ा 1 लाख करोड़ का है, इसमें इनपुट टैक्स, रोके हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा है। पिछले 2 महीनों का जो बैकलॉग है उसके वो जो कि सारी गतिविधियां बंद थी वापस शुरू हुई हैं, उसके टैक्स का एडजस्टमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। और तीसरी बड़ी चीज है कि इसमें ऑयल से जुड़ा हुआ रेवेन्यू है। अभी बिक्री या मांग बढ़ने के संकेत कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसलिए इस आंकड़े में यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था की स्थिति का वास्तविक प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस आश्चर्य है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले क्वार्टर में 25% गिरी थी तब भी जीएसटी का कलेक्शन तो था ही भाया। अगर आप ईयर ऑन ईयर यानी अक्टूबर टू अक्टूबर देखने की कोशिश करें तो भारत में जीएसटी का संग्रह 10% बढ़ा है। लेकिन इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर जीएसटी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हमें बहुत छोटे राज्यों में दिखाई दे रही है, जैसे दादरा नगर हवेली में, जैसे मिजोरम में, जैसे अरुणाचल में, जहां जीएसटी का टोटल बेस ही 10-12 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, उससे ज्यादा का नहीं है। जो बड़े उत्पादक राज्य या मैन्युफैक्चर राज्य हैं जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, ऐसे राज्यों में अभी जीएसटी का कलेक्शन टूटा हुआ है, काफी कमजोर है और 5-6% के आसपास है। इसलिए जीएसटी के आंकड़े को, एक महीने के आंकड़े को सब कुछ मानना सही नहीं है। दूसरी तरफ वित्त सचिव अजय भूषण का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो जून तिमाही में 23.9% तक सिकुड़ गई थी, तेजी से रिकवरी की राह पर है। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन के रुझानों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में इसमें गिरावट आई है, लेकिन यह न केवल सुधार के रास्ते पर है बल्कि इसमें तेजी भी आ रही है। जीएसटी कलेक्शन सितंबर के महीने में 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले यानी YOY ईयर ऑन ईयर जो बेसिस होता है उसके मुकाबले 4% अधिक था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2019 की तुलना में 10% की तेजी हुई और संग्रह 1,05,000 करोड़ से अधिक रहा। 50,000 से अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए जरूरी ई-वे बिल्स को निकालने की संख्या अक्टूबर में 21% बढ़ी, यानी कि ज्यादा चीजों का परिवहन हो रहा है। जबकि ई चालान की संख्या 29 लाख IRN यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर से अधिक हो गई। वित्त सचिव ने कहा कि ई-वे बिल और ई चालान के साथ ही जीएसटी संग्रह के आंकड़े मिलकर संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था न केवल सुधार के रास्ते पर है बल्कि वृद्धि के पथ पर भी तेजी से लौट रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन का बढ़ना अच्छी बात है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों की आमदनी घट गई थी, जीएसटी कलेक्शन में भी कमी आई थी। मामला इतना खराब हुआ था कि केंद्र सरकार को जीएसटी से राज्यों के रेवेन्यू में आई कमी को पूरा करने के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा था, जो कि बाद में राज्यों को दिया गया था। अगस्त में जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र ने राज्यों को जीएसटी के घाटे की भरपाई के लिए 2 विकल्प दिए थे। पहला था जीएसटी काउंसिल राज्यों को स्पेशल विंडो मुहैया कराए, इसके जरिए उचित ब्याज दरों पर 97,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं। इस रकम को 5 साल बाद सेस कलेक्शन से लौटाया जा सकता था। कुछ राज्यों की मांग पर यह रकम 97,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 करोड़ रुपए करने की बात भी हुई थी। और दूसरा विकल्प क्या था? राज्य स्पेशल विंडो के जरिए 2,35,000 करोड़ रुपए का पूरा जीएसटी कंपेंसेशन गैप पूरा कर लें, जिसके लिए वो उधार लें। लेकिन इसके बाद हुई बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई खुद करे। बात इतनी बिगड़ी कि कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी की, जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ। लेकिन अक्टूबर में आए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े अब उम्मीद जगाते हैं, पर पूरी तरह अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। दिल लन टॉप शो में अब वक्त है बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हमारी टीमें कहाँ पहुंची। टीम हीरा मुजफ्फरपुर, टीम गंगा सीतामढ़ी, टीम सोन चंपारण और टीम कोसी पूर्णिया। पहली रिपोर्ट टीम गंगा की है। हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी ने मुजफ्फरपुर में किसान चाची के नाम से मशहूर और पद्मश्री से सम्मानित राजकुमारी देवी से बात की।
उन्होंने खुद साइकिल चलाते हुए अचार बनाकर बेचना शुरू किया था, जो तमाम स्टीरियोटाइप्स तोड़ने के लिए काफ़ी था। उन्होंने खेती के लिए भी वैज्ञानिक तरीके अपनाए। 2006 में उन्हें किसान श्री सम्मान मिला, जिससे उनको किसान चाची का नाम मिला। साल 2015 और 2016 में वो अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी में भी नजर आई। उन्हीं से सुनिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिले तो क्या हुआ। मुख्यमंत्री जब मिले उनसे क्या बात हुई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले थे, आए थे यहाँ पर, आए थे, क्या बात पूरे हुई? खेत घूमे थे। आपसे बात की उन्होंने? आपसे पूछा कि क्या चिंताएं हैं? कुछ चिंता की, कुछ आपसे बात की, चिंता क्या नहीं, करना चाहिए आपके या आपकी क्या आचार- मदद करें? आपके नहीं, मदद तो पूछे हमसे आने से, कहे कि किसान चाची हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है हमसे लेने के लिए। तो हम उनको कहे कि आप आ रहे हैं अतिथि के रूप में, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान 2 हाथ 2 गोड़ दिए हुए हैं, कमाएंगे, अपने बच्चे को पालन पोषण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम उनसे मांगे नहीं, वो देने के लिए कहे, लेकिन हम नहीं मांगे। तब उसके बाद हुआ है तो हमारा अचार देख, आप जो काम कर रहे हैं उसी को देखने हम यहाँ पर आए हैं। तो उस समय हमारा अचार का नाम नहीं था, इसी तरह हम पैक करके बेचते थे। उस समय जब हुआ है तो कहे कि किसान चाची के नाम से इसका माने अथी होगा, जैसे सुधा दही दूध बिकता है, उसी तरह किसान चाची का नाम से ही इसका माने अथी नाम रहेगा। हुआ, बना, ब्रांड बना वो? तो ब्रांड तो वो नहीं बनाए रखे, हम बना रहे। तो वो कहे ये थे कि उस समय डीएम साहब थे विपिन कुमार, कमिश्नर साहब थे SM राजू, कहे कि इस पर ध्यान देकर के इसको बनाना है। बनाया गया, बढ़ाया गया उसको। तब वो चल गए। उसके बाद हम गए वो लोग के यहाँ, तो वो कहे कहते चाची, जब नेता लोग आता है तो लोग कहता है, लेकिन हम तो बदली होकर यहाँ चला है, कौन करेगा? अब अपने से जो कर रहे हैं सो कीजिए। मतलब मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने बात की, मिले, और उसके बाद प्रोत्साहित करने की बात कही गई कि भाई इस चाची का अचार उसको ब्रांड बनाया जाए, मगर फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आप अधिकारियों के पास गई तो वो बोले कि ठीक है, नेताजी आए थे, बोल गए थे, मगर आप खुद ही नेताजी आए, हम तो बदली हो गए, लेकिन हम इस काम को किए, आप खुद अपने स्तर पे किए। तो अमिताभ बच्चन जी हमको 5 लाख रुपया दिए, तो उस काम से हम काम को अपना आगे बढ़ा। ये रिपोर्ट जो आपने देखी उसे शूट किया है हमारे साथी जेरी ने। अगली रिपोर्ट टीम सोन के हवाले से है। मधेपुरा में ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि वोटिंग को लेकर घर में बात होती है या नहीं होती है। इसके अलावा लगे हाथ उन्होंने मोदी सरकार की इन योजनाओं की तारीफ भी कर दी। सुनिए। आपका नाम क्या है? कुछ, हमारा नाम है सोना देवी। वाह वाह, बात कही है आपने। देवे न कल हुआ, पहले पता ले लूँ। जब आप बता, वोट दे दे, बाद में बस बाबू बाबू करते रही हो। ऐसे सब कहे छै जे हमरा जिता देते ना, सुना ना, हमरा जिता देते तो हे ई करबे ऊ करबे, आ जब वोट दे देबो तो कुछो न मिले वाला। सरकार बहुत कुछ किया है, हम लोग मोदी सरकार को जिताएंगे, हर हाल में जिताएंगे। वो तो कुछो न मिले वाला। एक मिनट, मोदी सरकार ऐसा कोई सरकार नहीं मिलतो, खोजते रही। अच्छा 1 सेकंड रुकिए, मोदी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं मिलेगी, नहीं मिलता। ये बताइए कैसा आपके जीवन में अंतर आया मोदी सरकार? ढेरी चीज देलकै मोदी सरकार। बताइए तो बताइए। हैं केना ना देलकै? गैस फ्री में जलबै छियै, वृद्धा पेंशन दै छै, खाना देलकै, सब चीज तो देलकै मोदी सरकार। घरो बनावे ला इंदिरा आवास दै छै। आ मोदी सरकार की करते? बिछौना बिछा देते की? अच्छा कह रही है वृद्धा पेंशन मिलता है, इसमें 1500 टका महिला को भेजा है, हमको खुद भेजा है महिला को। अब की करते मोदी सरकार? अब वृद्धा पेंशन दिया, बहुत कुछ किया मोदी सरकार ने, और क्या करेंगे? बिस्तर थोड़े ना बिछाएंगे। चाची किया है मैडम, हम लोग किसी नेता के बात में अब नहीं आएंगे, किसी नेता के बात में नहीं गिरेंगे, सिर्फ मोदी सरकार के कोई ककरो में दिए, हमरा आर के उससे मतलब नहीं। आप लोग देंगे? अच्छा मोदी सरकार को ही देंगे। अच्छा एक बात बताइए, हाँ सुन लिए, हाँ देंगी मोदी सरकार को, हमको समझ आ गया। आगे का बात पूछते हैं, जैसे घर परिवार में कोई चीज़ होता है, काम होता है, तो आदमी औरत सब बैठ के फैसला लेता है, तो जब वोट का फैसला होता है तो ऐसे चर्चा होती है क्या घर में? बातचीत होती है? बातचीत होती है, डेली होई छै, सब अपने में अपने कहे छै जे देना है आबरी मोदीए में।
आपके घर में चर्चा होती है, सब तैयार मोहल्ला में सब बोले छे, आपके मोहल्ले में सब बोलते हैं। घर में आपका अभी तो जो मोदी सरकार है, ठीक है, वो तो खुद यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी लड़ रही है। बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री थे? इसलिए हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। अरे हम कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे थे? अच्छे थे। अच्छे थे, क्या अच्छा किया? पूरा हम लोग के लिए जो है ना, गरीब के लिए सब कुछ दिया। अच्छा न कर रखे, चोरी चपाटी सब बंद करवा दिलके, चोर बंद कर दिया, रास्ता पैरा लूटना कुटना सब कुछ होता था, घर घुस जाते थे, डकैत मारत रहे, चोर मारत रहे, अब केकरो कोई न मारे। डकैत मारता था, चोर मारता था, वो बंद हो गया। रास्ते पे चोरी छिनैती नहीं होता है। लड़की लोग, हम लोग लड़की है, हम लोग कहीं भी चलते हैं, हम लोग का सुरक्षा के लिए रास्ता आते जाते हैं, कोई हानि नहीं होता है, एकदम अच्छे से जाते हैं आते हैं, कोई कहीं नज़र उठा के नहीं तकते। और कल के ज़माना में कहीं से कहीं कुछ बोल देते थे लोग सब। पहले ऐसा था, अब ऐसा है, ये कह रही हैं आप? अभी अच्छे हैं। अच्छा, इसीलिए नीतीश अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बहुत अच्छे हैं। तेजस्वी यादव कैसे हैं? वो भी उम्मीदवार है, एक दावेदार है। लोग की जाने गेले, वो आते बैठते तब न की करते नहीं करते, क्या जाने गेले। कैसा भी नहीं जानती, आएंगे बैठेंगे तब जानेंगे। अच्छा, बिहार में पलायन कितना बड़ा मुद्दा है, इसकी तस्वीर हम सब ने लॉकडाउन के समय देखी थी। तमाम लोग लौट कर आए और खुद का काम धंधा शुरू किया। कुछ को मिला, कुछ को वो भी नहीं मिला। टीम सोन के सिद्धांत मोहन और रूहानी ऐसे ही एक शख्स से मिले जिसने साइकिल पर चप्पलें और कपड़े बेचने का फैसला किया। इस दौरान अपनी तकलीफें भी उसने साझा की। लड़की की शादी के लिए उसने कर्ज लिया था, जिसका बोझ अभी भी उसके कंधे पर है। सरकार से उसकी शिकायत है, आप भी देखिए। कितने का बेचते हैं चप्पल? ये छोटा बच्चों वाला चप्पल कितने का बेचेंगे? ये तो चप्पल 50 रुपया, 5 रुपया पर बेचते हैं। और ये सब बड़ा वाला सब 50 रुपया। सब 50 रुपए में? सब 50 रुपया। अच्छा, बाकी कपड़ा पड़ा? कपड़ा उपड़ा है कुछ, भी कचिया वचिया देखिए, कचिया वचिया ये सब 10 रुपये का है। कच्ची अच्छी। कहाँ से लेकर आते हैं ये सब कपड़ा? ये सब कपड़ा आता है हिंदवी बाजार मोतिहारी से। मोतिहारी से? तो आप जाते हैं लेने वहाँ? रोज की हफ्ते में? रोज 2 दिन बिछा गया तो 2-3 दिन के बाद जाएंगे ले आएंगे। पैसा वैसा है ये नहीं है। 10,000 लोनों का आया था देने के लिए, वो भी नहीं दे। इलेक्शन का टाइम है, 5-6 आदमी खनिहार है, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे। इधर बहुत परेशानी कट रहा है। लोग मन में इसी प्रकार का गुस्सा है जो लोग कुछ सरकार हेल्प करती गरीबी पटरी वाला सबको। हम हर रात फुटपाथ पर ऐसी दुकान उकान लगा कर बेचते हैं। सब लोग कितना दुकान बंद हो गया है, यहीं लोग बैठा है, यही परेशानी का सबब। आपको लगता है सरकार को कुछ करना चाहिए था? बहुत मदद करना चाहिए उसको। ये पटरी वाला है, लो ठेला वाला, पटरी वाला, ये सबसे ज़्यादा। अब बताइए, लोगों का 2-2 हज़ार रुपया में खेतीहर को मिलता है, उसका अनाज भी हो रहा है और उसको पैसा भी मिल रहा है। और जिसका ना खेती है ना बाड़ी है, यही करता है, वो कैसे जिएगा? बोलिए ना। पूरे आपके ठेले पे जो सामान है उसका दाम कितना होगा? कितने में खरीदे हैं आप अभी तक? यही तो है 2-3 हज़ार का है। दूसर का पैसा ये नहीं, वो भी बाकी नहीं देता है। 3 हज़ार का सामान रखे हैं, ले खाएंगे कि सब जमा करेंगे, महाजन को देंगे कि लड़की उड़की के शादी है, उसमें तो और तबाही है। गरीब लोग, लड़की की शादी भी है? शादी भी है, उसका भी इंतजाम करना है ना। खेत कब है शादी लड़की की? एगो तो किए हैं, तो किए हैं, उसी में कर्जा में दबा गए। जो कर्जा वर्जा दिया है वो छोड़ता है, लॉकडाउन को मानेगा? पता है नहीं, ब्याज लेंगे, पैसा लेंगे। लॉकडाउन का नहीं मानता वहाँ? नहीं मानता है। सरकार कुछ किया नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा फहीम आलम। हाँ, फहीम नाम है आपका? यही है इसी विधानसभा के गोविंदगंज के? जी, गोविंदगंज के रहने वाले। जनरवा घर है जी। और राज में पटरी पर दुकान छान कर बेचते थे। अब दिक्कत हो गया है, बिकता नहीं होता तो अभी साइकिल पर लगा के बेच रहे। ये हमारे लोग की कहानियाँ हैं, ये मजबूरी में लिपटी उनकी जीवटता की कहानियाँ हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव कल 3 नवंबर को है। दिल टॉप चुनाव यात्रा की टीमें 3 नवंबर को कहाँ होंगी ये भी जान लीजिए। टीम हीरा पटना, टीम गंगा मधुबनी, टीम सोन चंपारण और टीम कोसी पूर्णिया। चलते चलते आपको सुनाते हैं केदारनाथ सिंह की एक कविता।
जब वर्षा शुरू होती है तब कहीं कुछ नहीं होता सिवाय वर्षा के। आदमी और पेड़ जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहते हैं। सिर्फ पृथ्वी घूम जाती है उस आशय की ओर जिधर पानी के गिरने की क्रिया का रुख होता है। तो आज के दिल टॉप शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।